दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़े और इसमें देखिए कुछ हिंदी सामान्य संबंधित वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उसको भी देखें। हमारा चैनल है हिंदी हिंदी इसे सामान्य हिंदी के समस्त बिंदुओं को सॉल्व कराया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले सामान्य हिंदी के बैच में जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि में किसका किसका योग होता है, इसके विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि में आपके जो भाग हैं, संधि के जो भाग, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें स्वर संधि के जो भाग हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या नाम है? स्वर संधि। स्वर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर का तात्पर्य क्या है। जहां हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा, हिंदी वर्णमाला दो भागों में बढ़ती है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। इसमें स्वर क्या है, स्वर का योग कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। स्वर का तात्पर्य क्या हो गया? 11। जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि 11 अर्थात 11 का जब 11 से योग होगा, 11 का 11 से योग होगा तो उसे हम क्या करेंगे? स्वर संधि। ठीक। अब कहने का तात्पर्य क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर से स्वर का योग होगा। अब यहाँ स्वर से स्वर का योग तात्पर्य क्या है? प्रथम पद का अंतिम, प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में जो विकार होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इन दोनों अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ही विकार होना है। यह संधि का नियम पहले से स्पष्ट है। अब इसके विषय में हमें पढ़ना है। तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, इसके विषय भी हम लोगों ने पढ़ा। स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पांचों प्रकार में हमने पढ़ा। नंबर 1 क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यड़ स्वर संधि। नंबर 4 वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। नंबर 5 अयादि स्वर संधि। हमने हर संधि के विषय में पढ़ा। 3 संधियां हमने जाना कि संधि के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछता है संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब उसमें हम स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन हम अब विस्तृत करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात स्पष्ट हुई? चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि में पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका नाम कैसे पड़ा? जैसा कि जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो हमने स्वर को भी पढ़ा, एक मात्रिक और दो हमने पढ़ा। ठीक। अब इसमें एक मात्रिक क्या है, दो मात्रिक क्या है, या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, या हर्ष स्वर किसे कहते हैं, इन सब की बात इसमें हो गई।
पहला नंबर क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? हम इसे जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। सूत्र अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब इस सूत्र का हम अर्थ जानेंगे। ये सूत्र का अर्थ क्या है? जैसे अकः क्या है? आगे लिखा गया है वर्णे, फिर लिखा गया है दीर्घ। तीन चीज आपको समझ। इसमें सा लिखा गया है, सा का अर्थ क्या होता है? समान। वर्णे सप्तमी विभक्ति एक वचन का, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का कारक चिन्ह क्या है? में, पय, पर। में, पय, पर। यहाँ पर का अर्थ क्या होता है? बाद। यहाँ पर का अर्थ क्या है? बाद में। बात को बढ़िया समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और इस सूत्र से हमेशा प्रश्न आते ही हैं, चाहे जो परीक्षा, चाहे वह आपका यूपी बीएड एंट्रेंस हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जो परीक्षा हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसमें इस सूत्र से प्रश्न आपको आता है। अब यूपी टेट का हो गया, चाहे आपका सुपर टेट हो गया, सबसे आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। हाँ, चलिए, यहाँ लिखा गया है अकः। अकः का तात्पर्य क्या है? अकः एक प्रत्याहार है। अकः, अकः का तात्पर्य क्या हो गया? अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार है क्या? पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं, पाणिनि के 14 सूत्रों में इसका उल्लेख मिलता है पहले की। अब हम थोड़ा सा आपको पाणिनि के 14 सूत्र के विषय में भी परिचित कराएंगे। हम आशा और विश्वास के साथ जानते हैं कि आप सबको पाणिनि के 14 सूत्र याद होंगे। नहीं याद है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यह याद हो जाए। जैसे हमने बताया 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र में पहला क्या है? आ, ई, उ, उड़। दूसरा क्या है? री, ली, क। अयुर, री, लिक। तीसरा क्या है? ए, उ, न। चौथा क्या है? ऐ, औ, च। अगला क्या है? पांचवा क्या है? ह, य, व, र, ट। छठा क्या है? ल, ड़। अगला क्या है? सातवां न्या, म, अंगा, ड़, न, म। ठीक, 7 हो गए। 8वां क्या है? 8 नंबर पे है झ, भ, ञ। अगला क्या है? 9वां घ, ढ, ध, स। 10 नंबर पे क्या है? 10 नंबर पे है ज, ब, ग, ड, द, स। 11 नंबर है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। आपका 12 नंबर पे है। 12 नंबर पे क्या है? क, प, य। 13 नंबर पे है स, ख, श, र। 14 नंबर पे क्या है? थ, ल।
चाहे पाणिनि के 14 सूत्र कहें और चाहे इसे माहेश्वर सूत्र कहें, बात देखिए, पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर यह सूत्र कार्य करता है। यह सूत्र किसके आधार पर कार्य करता है? पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं या ऐसी विधि से हम पढ़ाने चल रहे हैं जिससे आपके प्रश्न आज ही नहीं कभी भी गलत हो ही नहीं। आज ही नहीं, आज के बाद कभी भी आपके प्रश्न गलत ना हो, हम इस तरीके का उपयोग कर रहे हैं। जैसे इस सूत्र में लिखा गया है, इस सूत्र में लिखा गया है अक। अक आया कहां से है? अक का निर्माण कैसे हुआ है? अक के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया है इस सूत्र में वैसे ही मिलना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे आ है, फिर इसके बाद का अन, अर्थात यहाँ से पहला वर्ड ले लिया गया आ, फिर इसके बाद का लिखा गया, का अंतिम में जहां आ रहा है वहां से हम ले लिए, तब क्या बन गया? अक बन गया। अब जो हलंत हैं उनको नहीं गिना जाता है, जो हलंत हैं उनको नहीं गिना जाता है, तब क्या हुआ? आ, ई, उ, री, ली, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो गया? 5 वर्ड का तात्पर्य क्या हो गया? आपके सॉरी अक का तात्पर्य क्या हो गया? आ, ई, उ, री, ली। बात स्पष्ट हुई? चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक प्रत्याहार है, इसका मतलब क्या हो गया? आ, ई, उ, आ, ई, उ, ड़ा को नहीं लिया जाएगा, कारण क्या है? हलंत हो जाता है। इसके बाद क्या है? री और ली, का को भी नहीं लिया जाता है क्योंकि वह भी हलंत है। ठीक, अब इसके बाद लिखता है सावर्ण। सावर्ण, सा का अर्थ होता है समान, वर्ण का मतलब होता है वर्ण, अर्थात समान वर्ण कहाँ हो? सत्य व्यक्ति में है, इसलिए बाद में लिखा जाएगा। अर्थात इसके बाद सवर्ण होने पर, सवर्ण होने पर यदि इसके बाद सवर्ण आता है तब क्या होगा? दीर्घ, उसका दीर्घ रूप हो जाता है। किसका? इस अक प्रत्याहार का दीर्घ रूप हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है। तो बढ़िया परिभाषा से समझ लीजिएगा। अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार के वर्ड आते हैं तो क्या होगा? इस अक प्रत्याहार का दीर्घ रूप हो जाता है, क्योंकि आगे परिभाषा में लिखा गया, सूत्र में लिखा गया है दीर्घा, दीर्घ हो जाता है। किसका होता है? अक प्रत्याहार का दीर्घ होता है। बात स्पष्ट कर लीजिए। अक प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार के वर्ण, अक प्रत्याहार के वर्ण आवे या आए तो अक प्रत्याहार का दीर्घ रूप हो जाता है, रूप हो जाता है। बात बढ़िया समझ लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कैसे, उसकी व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस विषय में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे जैसे अब हम देखते हैं उसमें अक प्रत्याहार में आ है, ई है, उ है, री है, ली, इतने वर्ण हैं के बाद समान अर्थात आ जाए, इसके बाद ई आ जाए, इसके बाद उ आ जाए, इसके बाद री आ जाए, इसके बाद
री का दीर्घ रूप क्या होता है? बड़ी री होती है। छोटा ऊ का बड़ा रूप क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। री का क्या होता है? बड़ी री होता है। री का कोई दीर्घ नहीं पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? यह वर्ड आपके संस्कृत में मिलता है। किसमें? संस्कृत में मिलता है, हिंदी में नहीं मिलता। संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अब जैसे कभी कभी स्थितियां क्या बनती है, आ के बाद बड़ा आ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ छोटा ही आ ही है, आ के बाद बड़ा आ भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि आ है, आ के बाद ये बड़ा आ जाता है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा आ। दीर्घ तात्पर्य क्या हो गया? यदि सवर्ण समान वर्ण है, अब उसमें छोटे बड़े की बात नहीं करता है। दीर्घ के बाद दीर्घ भी आ सकता है, ह्रस्व के बाद दीर्घ भी आ सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि रूप तो उसी का है, इसलिए दोनों स्थितियां आ सकती हैं। चलिए इसके बाद जैसे आपका हो गया छोटा आ के बाद यदि छोटा आ जाए तब बड़ा आ बनता है। बनना आपको दीर्घ ही है। यदि बड़ा आए इसके बाद बड़ा आ आता है तब भी आपका बड़ा ही होगा। यदि बड़ा आए इसके बाद छोटा आ जाए तब भी आपका बड़ा ही होगा। अर्थात एक वर्ड के इतनी जाए। इसके बाद